Bismillahirrahmanirrahim. So, Assalamu alaikum everyone and welcome back again to this playlist. Actually, in the previous video, we have discussed about the difference between the Victorian period and the Romantic period. हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज और विलियम साउदे ये किस तरीके से जॉन ड्राइडन और बाकी रियलिस्टिक राइटर्स से अलग हैं, पोप से अलग हैं. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वर्ड्सवर्थ की. बेसिकली हमारा जो टॉपिक था वो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स था और उसी का ही इंट्रोडक्शन आज हम कर रहे हैं. सो इफ़ आई टॉक अबाउट वर्ड्सवर्थ, ही वाज बेसिकली द रोमांटिक पोएट ऑफ द 19th century. He was the poet in the romanticism, in the romantic era or in the romantic movement. He was born on April 7th, 1770 and his death date is April 23rd, 1850. If I talk about his major works, then they are An Evening Walk, which was published in 1793 with the same descriptive sketches, lyrical ballads, poems in 2 volumes, sonnets and the preludes. ये उनके मेजर वर्क्स हैं. उसके अलावा बहुत सी पोम्स हैं जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखी. सो कमिंग टूवर्ड्स द लाइक हाउ ही वॉज द रोमांटिक पोइट, बेसिकली वर्ड्सवर्थ राइट अबाउट द इमेजिनेशन, नेचर, पैंथेसिज्म एंड मिस्टिसिज्म एंड ह्यूमनिज्म. अब आप ये देखें कि बाकी पोइट्स की पोइट्री में और वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में क्या फ़र्क है. वर्ड्सवर्थ वॉज ऑलवेज एन इमेजिनेटिव पर्सन. वो हमेशा इमेजिनेशन की बात करते थे. ठीक है, वो कहते थे ह्यूमन फीलिंग्स को और ह्यूमन नेचर को, जो ब्यूटी ऑफ नेचर है उसको नॉर्मल लैंग्वेज में, रियल यूज ऑफ लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाए, इमेजिनेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया जाए. इसी के आगे हम कंप्लीट देखेंगे कि उसने पोइट की क्या डेफिनेशन दी और पोइट्री को किस तरीके से एक्सप्लेन किया. ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लाइक अबाउट सम मोर मिनट्स, बट ये सुनने के बाद यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट द लिरिकल बैलेड्स एंड द वर्ड्सवर्थ एज अ रोमांटिक पोइट. तो देखें, नेचर की बात की, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि रोमांटिक पीरियड का जो मोटो था वो था नेचर. उसके बाद पैंथेसिज्म एंड मिस्टिसिज्म. अब देखें, ये दोनों चीज़ें रिलेट करती हैं ब्यूटी से और गॉड से, यानी कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी हम इसमें देख सकते हैं कि इन द ब्यूटी ऑफ नेचर दे फाउंड द डिविनिटी और दे फाउंड द यानी कि द नेचर और द होल यूनिवर्स इज़ कनेक्टेड विद द गॉड. तो इसको पैंथेसिज्म और मिस्टिसिज्म के हम क्राइटेरिया में लेकर आ सकते हैं. एंड देन ह्यूमनिज्म. तो ये सब चीज़ें हमारे पास आती हैं वर्ड्सवर्थ एज अ पोइट की. अब आप देखें व्हाट वाज लिरिकल बैलेड्स. बेसिकली लिरिकल बैलेड्स हमारे पास एक कलेक्शन था पोम्स का जो कि लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने और कॉलरिज ने. एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि ये लेक्चर आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप इसके अलावा कोई भी अगर टेक्स्ट खोलेंगे अपने टेक्स्ट में से जो कि एक्चुअल टेक्स्ट है प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स का, तो आप खुद ही उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बता सकेंगे कि बेसिकली क्या बात हो रही है. तो मैं टेक्स्ट तो नहीं ज़ाहिर है यहाँ पे अभी खोलूँगी, लेकिन आप एक एक चीज़ को मेरी गौर से सुनिए ताकि आप उसको अच्छे से पता कर सकें कि जब कोई लाइन आपके सामने है तो आपको पता हो कि इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया. अब देखिए, लिरिकल बैलेड्स के स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पेज है, उसमें पहले ही विलियम वर्ड्सवर्थ ने बता दिया है कि ये मैं एज एन एक्सपेरिमेंट लिख रहा हूँ. अब एक्सपेरिमेंट क्यों है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रोमांटिक एरा वॉज अ एज ऑफ रेवोल्यूशन. एक चेंज आया था, एक रिवॉल्ट आया था. क्यों आया था? क्योंकि उन्होंने वो जो एक क्लासिकल चल रहा था तरीका लिखने का, वो उन्होंने चेंज कर दिया और वो किस तरफ आ गए, एक बिल्कुल ही न्यू मोड में जो कि था इमेजिनेशन और फीलिंग्स पर जो चीज़ डिपेंड करती थी. तो अब देखिए, उसको एक एक्सपेरिमेंट ही था ना, क्योंकि उनको तो नहीं पता था कि अब वो किस तरीके से लोग उस पर रिएक्ट करेंगे. तो उनके दोस्त भी, द फ्रेंड्स ऑफ द वर्ड्सवर्थ वर ऑल्सो एंशियस. वो भी एंशियस थे कि पता नहीं क्या रिएक्शन होगा लोगों का ये पढ़ने के बाद, क्या वो वाकई अपने यानी कितनी बिजी लाइफ से निकल कर रस्टिक लाइफ की तरफ आना चाहेंगे. तो ये सब एक एक्सपेरिमेंट था. ठीक है, एन एसे कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. देन इट वॉज पब्लिश्ड इन 1800. व्हाट इज़ बैलेड. अब आप देखें बैलेड होती क्या है. बेसिकली बैलेड ऐसी एक पोम होती है जिसको सॉन्ग की तरह मतलब गाया जाता है. इट इज़ मेड फॉर सिंगिंग. तो ऐसी पोम या ऐसा छोटा सॉन्ग जिसके अंदर कोई स्टोरी नरेट की गई हो छोटे छोटे स्टैंजाज में. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट अ सॉन्ग विच इज़ अ वेरी लाइक आई एम रेफरिंग द सॉन्ग ऑफ टेलर स्विफ्ट, which was Romeo take me somewhere we can be alone. So there are four lines of stanzas there. So this is a ballad, a poem that is narrating a story of the Romeo and Juliet. The song name is Love Story and the song is written in short stanzas. तो ये एक ballad है. ठीक है, ये होता क्या है कि पहले तो ये होता था जब it was the time of Wordsworth कि the poems or the songs or the ballads they were like passed to the generation to generation orally. सुनाया जाता था, जैसे सोते हुए बच्चों को सुलाते थे इस तरीके से. All about that.
एम ऑफ राइटिंग द प्रीफेस। अब देखें ये वो चीज़ आ गई कि लिखा क्यों प्रीफेस। लाइक लिरिकल बैलेट्स तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थे, पोम्स थी सारी, ठीक है, वो पब्लिश कर देते। सो व्हाट वाज द रीजन ऑफ राइटिंग द प्रीफेस ऑफ द लिरिकल बैलेट्स? बेसिकली इट इज टू डेवलप द लिटरेरी टेस्ट अमंग पीपल। अब लोगों को क्या पता कि इसकी पोम्स के अंदर क्या चीज़ एक्सप्लेन की गई है, उन पोम्स के अंदर बताया क्या है। तो वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस लिखा ताकि वो लोगों को ये बता सके कि ये एक्सपेरिमेंट हमने किया है बाय राइटिंग अबाउट द नेचर, by writing about the romantic things. Romantic things means the beauty of the nature, your feelings, your emotions, your imaginations, like everything that includes your imagination is basically poetry in sense of Wordsworth. अब the principal object was to choose incident from common life and then describe them as far as possible in a language used by a common man. अब देखें वो वर्ड्सवर्थ का एक एम ये भी था कि कॉमन मैन की लैंग्वेज यूज़ की जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो रियलिस्ट राइटिंग्स होती थी या पहले जो विक्टोरियन एरा में जो राइटिंग्स होती थी उसमें क्लास सिस्टम बहुत था, हाई क्लास सोसाइटी की बात की जाती थी, लैंग्वेज कुछ और तरीके की यूज़ की जाती थी। लेकिन रोमांटिक पीरियड में ये चीज़ एक चेंज आया कि उन्होंने नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज में, नॉर्मल रियल लैंग्वेज में उन्होंने लिखना शुरू किया। थीम ऑफ द प्रीफेस, थीम अब क्या हो सकती है? इसमें जाहिर बात है हम लोग इसमें नेचर की बात करते हैं, ठीक है। डिक्शन की, आई टॉक अबाउट डिक्शन, तो सिलेक्शन की गई सिंपल वर्ड्स की, रियल लैंग्वेज। मैं बार बार रियल लैंग्वेज का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है कि पोइट्री इज़ टू यूज़ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन, कि जिसमें आप नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करें। इन द प्रीफेस वर्ड्सवर्थ एम्फसाइजेस हिज कमिटमेंट टू राइटिंग इन द ऑर्डिनरी लैंग्वेज ऑफ पीपल। वर्ड्सवर्थ ने अपने ऐसे में ये बताया कि मैंने ये जितनी भी राइटिंग की ये आम लोगों के लिए की और आम जुबान में की है, बहुत ही हाईली क्राफ्टेड पॉलिटिकल सेंस में नहीं लिखी, मतलब बहुत ही फ्लावरी लैंग्वेज नहीं लिखी। और उसकी जो पोम्स हैं वो सारी की सारी रियलिस्टिक, हिज पोम्स डिपिक्ट रियलिस्टिक कैरेक्टर इन रियलिस्टिक सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट वी आर पोम। अब आप ये देखें कि वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, माई हार्ट लीव्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन अ स्काई, सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगेन, सो इज इट नाउ आई एम अ मैन, सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड और लेट मी डाई। अब आप ये देखें कि वर्ड्सवर्थ ने किस तरीके से अपनी पूरी लाइक एक शॉर्ट फीलिंग्स को, एक इमेजिनेशन को उसने थ्रू वर्ड्स, थ्रू अ वेरी कॉमन लैंग्वेज उसने एक्सप्लेन किया। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई थिंक इट्स नॉट गुड टू मेक द वीडियो लॉन्ग. So I will inshallah describe the next parts which are very important, the definition of poet, the definition of the poetry, each and everything in the very next video. So take care till now, and if you have any kind of question you can ask in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.